हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर एंड दिस इज़ आवर इंडियन इकोनॉमी सीरीज। और अभी हम मेंस के पर्सपेक्टिव से जो टॉपिक्स हैं उनको भी यहाँ पे कवर करेंगे। रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द सिलेबस हियर। तो एलपीजी रिफॉर्म्स की चर्चा करते हैं। ये जो रिफॉर्म्स हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी रिफॉर्म कहा जाता है। इंडिया की अगर हम इकोनॉमिक हिस्ट्री देखते हैं तो 1991 में हुए ये रिफॉर्म पूरी तरह से इंडिया की इकोनॉमी की जो डायरेक्शन है आज अगर हम देखते हैं जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी एग्जिस्ट कर रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। तो इनको एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इनकी ले लेते हैं क्योंकि इकोनॉमी ही नहीं और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वहाँ पे भी इनकी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। सो इन टुडेज लेक्चर विल बी डिस्कसिंग दिस एलपीजी रिफॉर्म्स। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको सेशन के पीडीएफ प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे होने वाली फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी क्रैक प्रॉब्लम्स एमसीक्यू सीरीज है और आज शाम 6 बजे भी आपका एक आंसर राइटिंग पे सेशन आ रहा है। आंसर राइटिंग पे एक क्लास होगी, यू कैन गेट एक्सेस टू दिस क्लास हियर, या फिर आपका टेलीग्राम पे भी लिंक शेयर हो जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो फ्री क्लास। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी आपको दे रहा है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन, जहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है क्लासेस का। डाउट सॉल्विंग सेशन है, आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग सेशंस आपके टेस्ट सीरीज है। ये सभी चीज़ें एक ही बार की फ़ीस में इंक्लूड हो जाती हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या टेलीग्राम पे भी आपको मिलते हैं। आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ करना है। देन पुट दिस कोड RBLIVE to get maximum available discount and personalized guidance. Make sure you are using this code here. अभी 20% ऑफ आपका चल रहा है जितने भी सब्सक्रिप्शन है यूपीएससी कैटेगरी में, तो 26 तारीख तक ये अवेलेबल है। यू कैन गेट एडवांटेज ऑफ दिस ह्यूज डिस्काउंट हियर। और नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। ये जो फिजिकल एक्सेस है नोट्स का, ये 26 अगस्त तक आपको मिलेगा। मतलब इनकी हार्ड कॉपी भी आपको मिल रही है। ये 26 तक आपको अवेलेबल है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम चर्चा करें तो इसका थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड देखने का प्रयास करें कि क्या ऐसी सिचुएशंस रही और जिसकी वजह से फाइनली इंडिया को यहाँ पे ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी या जो नए रिफॉर्म्स हैं इनके रूप में हमें लाना पड़ा। देखिए लेट 80s तक आते आते, या फिर हम इससे भी पहले अगर हम बात करें, भारत आज़ाद हुआ 47 में, हमने डिसाइड किया सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के रूप में हम जाएंगे। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल रहेगा और प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत कम रहा। इस तरह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बना के रखा। लेकिन जब रिक्वायरमेंट हुई कि कैपिटल की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो फिर धीरे धीरे हमने चीज़ों को लिबरलाइज करना स्टार्ट किया और यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ भी हमने मूव करना स्टार्ट कर दिया। 80s आते आते फॉरेन जो कैपिटल है उसको भी हम एक्सेस करने लग गए, विदेशों से उधार लेना वगैरह वगैरह। तो इससे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ तो देखने को मिली, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ, हमारा एक तरफ तो महंगाई बढ़ी रही थी, फिजिकल डेफिसिट बढ़ ही रहा था और हमारा एक्सटर्नल डेट भी बढ़ने लग गया। एक्सटर्नल डेट जो है, जो विदेशों से कर्जा लिया जाता है, वो भी बढ़ने लग गया। और एक्सटर्नल डेट आपको पे करने के लिए क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, है ना। डॉलर है, यूरो है, जो भी आपकी जिस तरह की करेंसी प्रचलित हैं वो आपको चाहिएगा। तो हमारे पास में जो एक्सेस है ना, हमारा जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व है, उसके अंदर जो हमारा रिज़र्व था वो बहुत कम था। लगभग 3 हफ्ते तक का हमारे पास पैसा बचा था जो हम इंपोर्ट कर पाते। तो इस तरह की स्थिति बन गई और उस स्थिति में यहाँ पे हम गए कि आईएमएफ के पास मदद के लिए जाते हैं। तो ये जो वर्तमान ये जो अभी हमने डिस्कशन किया है, जहाँ पे आपके फॉरेक्स में पैसा नहीं है, 2 से 3 हफ्ते का ही कवर बचा है, इंपोर्ट कवर। तो ये स्थिति बनती है बीओपी क्राइसिस की, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की बनती है। ऑलरेडी फिजिकल लेवल पे सरकार का जो घाटा था, फिजिकल डेफिसिट, वित्तीय घाटा जो है, ये बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आईएमएफ के पास गए। आईएमएफ ने कहा कि ठीक है, हम आपको हेल्प तो कर देते हैं, लेकिन आईएमएफ हमेशा कुछ कंडीशंस पुट करता है ना। रिफॉर्म करना पड़ेगा आपको कि आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, कमियां हैं, जिनको आपको यहाँ पे सही करने की ज़रूरत है। तो आईएमएफ ने कहा ठीक है, आप बीओपी क्राइसिस फेस कर रहे हो, आपको जो है लोन की ज़रूरत है, फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है, तो ठीक है हम यहाँ पे दे देते हैं, बट यू नीड टू फॉलो फ्यू कंडीशंस। तो आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस यहाँ पे लागू की। क्या वो कंडीशंस थी, आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू करेंगे, डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी। डिवैल्यूएशन का मतलब है, जैसे आज के टाइम पे अगर हम देखें, एक डॉलर जो है अगर 80 रुपये के बराबर चल रहा है, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट चल रहा है, फाइन। तो किसी समय पे ये 70 रुपये रहा होगा, है ना, और फिर 75 और ऐसा नीचे आ रहा है, या फिर 80 से भी अगर ये इस तरह से जाता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये रुपए की जो वैल्यू है ये नीचे आ रही है ना। जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है इसका वैल्यू क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है इन कंपैरिजन टू
फॉरेन करेंसी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन। अगर ये केवल मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे हो रहा है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा डेप्रिसिएशन। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर यहाँ पे सरकार या जो सेंट्रल बैंक है वो जानबूझ के इस तरह से कर रही है तो फिर वो डिवैल्यूएशन है। तो इन्होंने कहा कि आपको अपनी करेंसी की वैल्यू को नीचे गिराना होगा बाई 22%। तो ये 2 फेज में किया गया। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जब आपका रुपए का वैल्यू नीचे आ जाएगा तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना। और हमें क्या था, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत थी। तो वो जो इनफ्लो है वो बनाने के लिए डिवैल्यूएशन यहाँ पे किया गया। ड्रेस्टिक रिडक्शन इन द पीक इंपोर्ट टैरिफ। इंपोर्ट के ऊपर इंडिया ने बहुत ड्यूटी लगा रखी थी, क्योंकि इंडिया का जैसा एक्सपीरियंस था आज़ादी के बाद, हम नहीं चाहते थे कि ज़्यादा हमारा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी 200 साल तक हम ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के अंडर में थे। लेकिन बाद में चीज़ें चेंज हुई और इंपोर्ट टैरिफ को ड्रेस्टिकली रिड्यूस किया गया, जिससे क्या हुआ, बाहर से जो इंपोर्ट हैं या इंडिया से जो एक्सपोर्ट हैं ये आपका इस तरह से बढ़ना स्टार्ट होगा। क्लियर? एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ये जो है आपकी, इनको हाइक करने की बात हुई। ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू बी कट डाउन बाय 30% एनुअली, 10% एनुअली, ताकि गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है ये भी कम हो सके। इसे हम कहते हैं वित्तीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट भी कम हो सके। तो ये सारी कंडीशंस पुट की गई और इंडिया की गवर्नमेंट के पास में ऑप्शन यहाँ पे नहीं था। और फाइनली हमने कंडीशन को एग्री किया और हमें $7 बिलियन का ये लोन मिला। यहाँ पे $7 बिलियन का लोन मिला, उस समय की बात थी। आज अगर इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व देखोगे 570 बिलियन डॉलर पे है। हालांकि सितंबर 2021 में ये 640 को भी क्रॉस कर गया था, ठीक है, लेकिन अभी डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि आउटफ्लो गया है ना। आरबीआई ने एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए मार्केट में डॉलर डाले, इस वजह से ये कुछ कंडीशन बैकग्राउंड इस तरह से रहा। और हमने क्या किया, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है इनको एग्री किया। ये जो प्रोसेस यहाँ पे था, चाहे वो IMF ने कहा हो या जो हमें कुछ चेंजेस यहाँ पे करने को लगे, उन सारे प्रोसेस को गवर्नमेंट ने जब यहाँ इम्प्लीमेंट किया तो उसके लिए एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। और ये जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 वाली, ये आपका जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्रोसेस है इसे स्टार्ट करती है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे 2 तरह के प्रयास किए गए। एक तो था कि इमीडिएट हमें कुछ करना होगा ताकि इकोनॉमी क्या हो, स्टेबलाइज हो जाए। जैसे शॉर्ट टर्म मीज़र में यहाँ पे किया गया, हमारे एक्सचेंज जो रिज़र्व है, फॉरेक्स है, इसके अंदर पैसा आ जाए, ठीक है, हम अपनी इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकें, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है इसको कंट्रोल कर लें। तो कुछ शॉर्ट टर्म मीज़र दिए गए जो स्टेबलाइजेशन मीज़र्स में आते हैं। सेकंड जो यहाँ पे रिफॉर्म मेजर थे, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहलाए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मतलब होता है द वेरी फंडामेंटल रिफॉर्म्स विच चेंजेस द वेरी नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस, कि किस तरह से जो है काम कर रही हैं चीज़ें। जैसे आप देखोगे GST एक तरह का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये टैक्स कैसे लगेगा, नहीं लगेगा, इसको बता रहा है। एग्री लॉ लाए गए, वो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का पार्ट थे, हालांकि उनको रिपील कर दिया गया। अगर आप देखोगे MSME की डेफिनेशन चेंज हुई है। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि जो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होगी नहीं होगी, उसको लाइसेंस लेना है नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें है ना, किस तरह से इकोनॉमी फंक्शन कर रही है उसको चेंज करने की बात कर रहे हो। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कह रहा है। ये लॉन्ग टर्म मीजर थे। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था कि हम यहाँ पे एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएं। इसका रीज़न ये था कि देखिए, आपने प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री कुछ इंडस्ट्रीज़ में तो अलाउ ही नहीं थी, जहाँ पे अलाउ थी वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ये था कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर आपको कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्राइसेस रखनी है, वो सारा रेगुलेशन इतना ज़्यादा था। तो एक तो ये हो गया कि नए जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी एंट्री नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो ऑनरशिप वाली कंपनी है, जिनको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं, वो डोमिनेट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मोनोपोली देखने को मिल रही थी, कंपटीशन वाज नॉट देयर। फिर आपने इंपोर्ट टैरिफ इतने बढ़ा रखे थे, बाहर से कुछ नहीं आ सकता, तो उनके पास कंपटीशन का कोई स्कोप ही नहीं है ना वो एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही हैं, कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस वजह से क्या हो गया, और जो रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। कॉम्पिटिटिवनेस की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन सब चीज़ों को डील करने के लिए कुछ पॉलिसी रिफॉर्म अनाउंस किए, जिनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है लिबरलाइजेशन, एक है प्राइवेटाइजेशन, एक है ग्लोबलाइजेशन। एक एक करके तीनों को यहाँ पे पढ़ेंगे। लिबरलाइजेशन हमें बता रहा है डायरेक्शन ऑफ रिफॉर्म। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ रिफॉर्म, मतलब कुछ इकोनॉमी होती है जिन्हें हम देखते हैं कि आपने पढ़ा भी होगा, हमने क्लासिफिकेशन में किया भी है।
प्रीवियस जो लेक्चर है वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती हैं, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी या कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो अगर आप देखोगे कोई भी एक ऐसी इकोनॉमी है तो वहाँ पे कुछ इकोनॉमी में स्टेट का कंट्रोल मतलब सरकार का कंट्रोल ज़्यादा देखने को मिलेगा। कुछ इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पे मार्केट जो फोर्सेस हैं इनका जो है रोल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो लिबरलाइजेशन का मतलब है कि आप स्टेट के कंट्रोल को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं और मार्केट फोर्सेस को यहाँ पे ज़्यादा स्कोप दे रहे हैं। सो ये लिबरलाइजेशन क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। इसका क्या मतलब है, लिबरलाइजेशन का मतलब है कि हम स्टेट के रोल को कम करेंगे और यहाँ पे मार्केट के फोर्सेस को इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। मार्केट फोर्सेस मतलब प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करें। प्राइवेटाइजेशन शोज द पाथ ऑफ द रिफॉर्म। कैसे करेंगे, अब प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से करेंगे। मार्केट फोर्सेस को बढ़ावा देना है तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट फोर्सेज है डिमांड एंड सप्लाई के, इनके माध्यम से चीज़ें काफ़ी हद तक अपनी मैनेज हो रही हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द अल्टीमेट आउटकम, है ना। जो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन जो है इसका आउटकम हमें क्या मिला, इसका आउटकम मिला ग्लोबलाइज हुआ इंडिया। जो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेटेड हो रही है हमारी इकोनॉमी, दूसरी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व की उनसे लिंक हो रही है। तो लिबरलाइजेशन को पहले लेते हैं। लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस टू पुट एन एंड टू दीज काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। व्हाट वर दीज काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। अगर आप देखोगे जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है, तो पहले ये होता था कि आपको लाइसेंस लेना है ना, प्राइवेट सेक्टर को अगर एंट्री करनी है लाइसेंस लेना पड़ेगा। काफ़ी सारी इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया गया था। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ केवल और केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए ही आपकी रिजर्व थी। और फिर कंट्रोल था, प्राइस को फिक्स करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इन सब पे बहुत स्ट्रांग रेगुलेशन थे, इसलिए बहुत कम प्राइवेट सेक्टर की एंट्री थी। और जो लोग एंटर कर गए वो नए जो प्लेयर्स हैं उनकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और दूसरे प्लेयर्स नहीं आ पाए। तो कंपटीशन तो हैम्पर हो ही रहा है और कोई भी नई कंपनी स्टार्ट करना कितना मुश्किल होगा। तो ये सारे जो रेस्ट्रिक्शन थे इनको हटाया गया, डीरेगुलेशन किया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर का, और ये एक पार्ट है लिबरलाइजेशन का। इसी तरह से जो अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे आगे हम यहाँ पे बात करेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर है या फिर ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, हर जगह पे लिबरलाइजेशन का प्रोसेस जाएगा, जहाँ पे गवर्नमेंट अपना जो स्ट्रांग होल्ड है, अपना जो कंट्रोल है उसको कम करेगी, है ना, और चीज़ों को फैसिलिटेट करने का प्रयास करेगी। तो ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को आपने यहाँ से इस तरह से किया समाप्त, और लाइसेंस राज जो है उसकी समाप्ति देखी गई। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया गया। केवल कुछ ही जो कैटेगरीज हैं जहाँ पे हेल्थ केयर या फिर सेफ्टी इन्वॉल्व है उन्हीं पे आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, और सब जगह हटा दिया गया। तो एट प्रेजेंट आप देखेंगे कौन से सेक्टर को रिजर्व किया हुआ है। अब सेक्टर को देखें तो एटॉमिक एनर्जी और कुछ हद तक रेलवे ट्रांसपोर्ट है, इन्हीं पे कंट्रोल है। बाकी हर जगह पे तो आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री अलाउ कर दी है। इवन स्पेस सेक्टर को भी अभी रिसेंटली सरकार ने ओपन कर दिया। डिफेंस इक्विपमेंट के रिगार्डिंग भी प्राइवेट सेक्टर यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। एटॉमिक एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री नहीं है, तो वो विश्व में कहीं पे भी आपको नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द सेफ्टी कंसर्न्स। फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म किए गए। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंकिंग या जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे रिफॉर्म किए गए। ये जो रिफॉर्म है इनकी अगर हम समरी देखें तो एक इसके अंदर यही चीज़ थी कि पहले जो आरबीआई का बहुत ही स्ट्रांग कंट्रोल होता था, उस कंट्रोल को कम किया गया और उन्हीं जगह पे कंट्रोल करने की ज़रूरत समझी गई जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। फाइनेंशियल सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है उसके लिए आवश्यक है, उस तरह का कंट्रोल यहाँ आरबीआई ने रखा। बाकी चीज़ों को लिबरलाइज किया गया, और आप देखोगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में आने के बाद प्राइवेट सेक्टर बैंकों को अलाउ किया। प्राइवेट सेक्टर बैंक यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हुए, और इसी के बाद में आप देखेंगे जो भी प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े बैंक्स हैं अभी आना स्टार्ट होते हैं। 91 के बाद इनका प्रेजेंस देखने को मिलता है। द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज़ रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, और आरबीआई यहाँ पे फैसिलिटेटर का काम करता है, पहले बिल्कुल कंट्रोलर का काम था। लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये हम देख ही चुके हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आपने लिमिट बढ़ाना स्टार्ट किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हुआ। फॉरेन जो बैंक्स हैं उनको आपने अलाउ किया, तो फॉरेन बैंक्स की ब्रांचेज यहाँ पे अलाउ हुई। और बहुत सारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, मतलब फॉरेन बेस्ड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दिस कुड बी म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज हैं या मर्चेंट बैंकर्स हो गए, उनको भी आप इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अलाउ कर रहे हो। टैक्स रिफॉर्म किए गए। पहले टैक्स रेट बहुत बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जिसकी वजह से लोग सोचते थे कैसे हम टैक्स को बचा लें। तो टैक्स इवेजन, जिसे टैक्स की चोरी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता था। यहाँ सरकार ने ज़रूरत समझी कि हमें थोड़ा टैक्स को रेट को कम करना पड़ेगा, जिससे कि ये इवेजन जो है ये कम हो, है ना। लोगों को ये ना लगे कि बहुत ही ज़्यादा टैक्स रेट यहाँ पे चार्ज की जा रही है। इसका फ़ायदा भी देखने को मिला। और ये जो भी प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एलपीजी रिफॉर्म का, ऐसा नहीं है कि ये 1991 में हो गया है और अब बंद है।
ओके 1991 में एक मेजर यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के माध्यम से, और फिर ओवर द ईयर्स आप देखोगे पिछले लगभग 30-40 साल में जो भी चल रहा है इन द लास्ट 30 ईयर्स एंड सो, तो जितने भी अलग अलग गवर्नमेंट आ रही हैं वो किसी न किसी रूप में इन रिफॉर्म को कंटिन्यू कर रही है। किसी गवर्नमेंट के पीरियड में हम देखते हैं कि इनका जो स्पीड है थोड़ा कम रहता है, कहीं पे ज़्यादा हो जाता है। तो अभी पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा ये जो एलपीजी रिफॉर्म प्रोसेस है इन्होंने बहुत तेज़ी पकड़ रखी है ना, बहुत अच्छी गति पकड़ी है। जैसे आप देखोगे स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री कर दी है, एफडीआई के नॉर्म्स को लिबरलाइज कर दिया। टैक्स रेट का एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो जो कॉरपोरेट टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स जो होता है आपका, इसकी जो रेट है इसको भी कम किया। पहले 30% थी और सिग्निफिकेंटली कम करके इसको 22% कर दिया। जो नई कंपनियां हैं उनके लिए 15% भी है। तो इस तरह के रिफॉर्म्स हैं जो अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। इसको, ये कंटिन्यूटी को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मेंस में क्वेश्चन रहते हैं यू विल बी एबल टू एनालाइज इन अ मच बेटर वे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ पे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इंश्योर करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यहाँ लाने के लिए इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग रिफॉर्म किए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। और आप अगर देखेंगे तो रेस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट पे जो रेस्ट्रिक्शन थे उनको कम किया गया। इंपोर्ट ड्यूटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया, जिससे बाहर के जो प्रोडक्ट हैं इंडिया के अंदर आ सकते हैं। हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं उसके साथ compete करेंगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे एक प्रेशर होगा कि हाँ हम भी एफिशिएंसी लेके आएँ, अच्छा बेहतर प्रोडक्ट लेके आएँ। दीज पॉलिसीज रिड्यूस्ड एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। शुरुआत में ऐसा नहीं था, तो आपने क्या किया होता, प्रोटेक्शनिज्म इंश्योर किया हुआ था कि हम बाहर से प्रोडक्ट को नहीं आने देंगे ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान ना हो। लेकिन वो उल्टा सिद्ध हुआ है ना, वहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुए और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कंपटीशन नहीं मिलने की वजह से वो ना तो कॉम्पिटिटिव ही हो पाई और ना ही एफिशिएंसी वहाँ क्रिएट हो पाई। इसलिए हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत कम ग्रोथ देखने को मिल रही। इस पॉलिसी को रिवर्स किया गया अंडर दिस लिबरलाइजेशन रिफॉर्म। आपने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन जो लगा रखे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, इतना ही क्वांटिटी में आएगा, कोटा बोलते हैं इसे, कोटा फिक्स था, उसको हटाया। टैरिफ रेट जो टैक्स रेट थी उनको रिड्यूस किया गया। लाइसेंस प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट, इनको आपका हटाया गया। इंपोर्ट लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया गया। केवल कुछ केसेस में हजार्डस और एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्रीज हैं उसमें आपका रखा गया। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैव बीन रिमूव टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ताकि एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को अगर आप कम कर रहे हो तो इससे क्या होगा, इंडिया के प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है, क्योंकि वो प्रोडक्ट क्या होगा, मार्केट में सस्ता जाएगा। इसी के साथ एक्सटर्नल सेक्टर में भी कुछ रिफॉर्म किए गए। तो आप देखेंगे कि पहले जो फॉरेन कैपिटल है उसका इंडिया में एंट्री बड़ा मुश्किल था, फॉरेन कैपिटल का। और आपने एक ऐसा लॉ बना रखा था जो जिसमें बहुत ही ड्रैकोनियन प्रोविजंस थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविज़न थे, एंड दैट वाज द फेरा। तो ये जो फेरा है इसको आपने रिप्लेस कर दिया लिबरल एक कानून से, लिबरल एक्ट से, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसे कहा गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फॉरेन कैपिटल है इसका इन्फ्लक्स भी बढ़ा। क्लियर। तो ये एक्सटर्नल सेक्टर में एक बड़ा रिफॉर्म माना गया। तो ये सारे लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म है। लिबरलाइजेशन का मतलब पूरा क्या है, एल फॉर लिबरलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया, स्टेट का जो रोल है इसको कम किया है और जो मार्केट का रोल है इसको आप बढ़ा रहे हो इन वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्राइवेटाइजेशन पे, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म में सेकंड जो कंपोनेंट है दिस इज पी फॉर प्राइवेटाइजेशन। फिर हम ग्लोबलाइजेशन पे जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन का जो सिंपल सा मतलब है, देखिए इसके 2-3 अर्थ यहाँ पे निकल सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो अपनी ऑनरशिप वाली जो कंपनियाँ हैं, जिनको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर की कंपनियाँ हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या अंडरटेकिंग्स, तो एक समय पे इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था, उस समय रिक्वायरमेंट भी थी और इनको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया तक कहा गया। लेकिन धीरे धीरे जो है चीज़ें चेंज हुई, रिक्वायरमेंट चेंज हुई और फिर यहाँ पे समझा गया कि गवर्नमेंट ये जो कंपनियाँ हैं उसमें अपनी ऑनरशिप को डाइल्यूट करे, है ना, और इनको प्राइवेटाइज करना स्टार्ट करे, स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट की प्रेजेंस नहीं है, जहाँ पे गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहाँ से तो गवर्नमेंट हट ही जाए। जैसे सिविल एविएशन है, अब वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है। वहाँ से इस तरह से गवर्नमेंट की जो ऑनरशिप है उसको कम करना या फिर पूरी की पूरी प्राइवेटाइज यहाँ पे कर देना, इस तरफ प्राइवेटाइजेशन कहा गया। और इसमें 2 वर्ड यूज़ होते हैं, एक होता है प्राइवेटाइजेशन, एक है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की, मान लीजिए ये ABC कंपनी है, यहाँ पे आज गवर्नमेंट की ऑनरशिप 100% है, गवर्नमेंट यहाँ पे अपना स्टेक बेचती है, अपनी हिस्सेदारी बेचती है, तो 80% हो जाता है।
फिर ऐसे बेचता बेचता 60% हो गया। जब तक गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% या उससे ज़्यादा है ना, तो ये जो गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, इस प्रोसेस को नाम देंगे डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे ही गवर्नमेंट की हिस्सेदारी वहाँ पे जो है 50% से नीचे आ जाती है, मतलब गवर्नमेंट इज़ नो मोर द ओनर इन दैट पर्टिकुलर एंटरप्राइज और कंपनी, तो फिर उस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट की जगह हम कह देंगे प्राइवेटाइजेशन या फिर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ये एक नाम है, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ये कुछ डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। तो गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन टू वे, बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द ऑनरशिप एंड द मैनेजमेंट, बाय आउटराइट सेल, मतलब पूरा का पूरा ही बेच दिया और धीरे धीरे दूसरा प्रोसेस है जहाँ पे गवर्नमेंट धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है। Basically, all the economic policies which directly indirectly seems to promote the expansion of private sector। ये थोड़ा सा वाइड कॉन्टेक्स्ट में लिया है प्राइवेटाइजेशन का। एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब हो सकता है, क्या मीनिंग हो सकता है, तो इसका मतलब है कि आप प्राइवेट सेक्टर के एक्सपेंशन को हेल्प कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने में हेल्प कर रहे हो, तो इस तरह का जो भी प्रोसेस है वो प्राइवेटाइजेशन है। इसका क्या बेनिफिट होगा? गवर्नमेंट का पर्पस ये था कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इम्प्रूव करना, मॉडर्नाइजेशन को फैसिलिटेट करना, ठीक है ना। और कई कंपनियां हमने देखा कि लॉस मेकिंग थी, लॉस में चल रही थी, प्राइवेटाइजेशन के बाद वो इस तरह से प्रॉफिटेबल होती हैं, तो अननेसेसरी गवर्नमेंट पे जो बर्डन था वो कम हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स पेयर का ही पैसा है जो गवर्नमेंट वहाँ पे डालेगी उस कंपनी को बचाने के लिए। इससे एफडीआई को भी प्रमोट करने में आपकी हेल्प मिली, और गवर्नमेंट ने ये भी समझा कि अब जो हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं इनको थोड़ी ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट फोर्सेस जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीज़ के लिए इनको परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो जिस हिसाब से ऑटोनॉमी इनको दी गई, कैटेगराइज कर दिया गया महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। तो महारत्न वो हैं जो जैसे IOCL वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जिनको आप देखोगे कि इनको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी की ज़रूरत है, जो बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही हैं। फिर नवरत्न और मिनी रत्न है, इस तरह से ये होगा। ग्लोबलाइजेशन वाज द आउटकम ऑफ दीज प्रोसेसेस। जो लिबरलाइजेशन हमने किया, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इसका रिजल्ट के रूप में सामने आया। क्योंकि देखिए लिबरलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, हमने इंपोर्ट जो है उसको इजी बना दिया, एक्सपोर्ट को इजी बनाया। सो व्हाट हैपन, इंडिया की इकोनॉमी का इंटीग्रेशन है ना वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, वो और ज़्यादा बढ़ा, हमारा इंटरडिपेंडेंस बढ़ा, इंटीग्रेशन बढ़ा। और आज आप देखोगे ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अगर कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो इंडिया की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट है। जैसा हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर हुई, तो बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन क्या इंडिया पे इम्पैक्ट नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, है ना। आप देखोगे फूड कमोडिटीज़ हैं, इनकी प्राइसेस बढ़ रही है, तो इसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर भी प्रभाव पड़ा, यहाँ पे भी महंगाई बढ़ी। तो दिस इज़ हाउ दिस ग्लोबलाइजेशन इज़ देयर इन इकोनॉमिक टर्म्स। ग्लोबलाइजेशन को आप देखोगे तो इसके अलग अलग फैसेट्स हैं, कल्चरल भी हैं, सोशल भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपने आप को इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि इंटीग्रेशन हो रहा है इंडिया की इकोनॉमी का वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में। दिस इज़ द आउटकम ऑफ दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज़। जो अभी हमने पॉलिसीज़ डिस्कस करी हैं, इनका आउटकम एक तरह का रिजल्ट रहा। इसकी वजह से आप देखोगे इंटरडिपेंडेंस बढ़ी, इंटीग्रेशन बढ़ा। आज एक देश की दूसरे देश पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है, किसी एक देश में कुछ क्राइसिस होता है तो दूसरे देश भी उससे प्रभावित होते हैं। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ द नेटवर्क एंड एक्टिविटीज़ ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक, सोशल, जोग्राफिकल बाउंड्रीज। जरूरी नहीं है आप ही के देश में कुछ होगा, कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो आपके हमें भी इम्पैक्ट करता है। तो ग्लोबलाइजेशन इज टर्निंग द वर्ल्ड इनटू ए होल और क्रिएटिंग ए बॉर्डरलेस वर्ल्ड, है ना। हम एक ग्लोबल विलेज के अंदर आज रह रहे हैं, और डिजिटल टेक्नोलॉजी और ये जिस तरह से वर्क कर रहे हैं, इन्होंने इस प्रोसेस को और ज़्यादा एनहांस किया है, फैसिलिटेट किया है। और उसके अंदर स्पेशली जो MNC हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इन्होंने इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि पहले मतलब एंशिएंट पीरियड में कोई ग्लोबल लेवल पे इंटरेक्शन नहीं होते थे, लेकिन MNCs जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जिनका एक से ज़्यादा देश में प्रेजेंस है, उन्होंने इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, USA के अंदर है। आज ये कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन यहाँ पे जो है वेजेस बढ़ाने की डिमांड करते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, लेबर फोर्स है, वो कहता है हमारे आप जो है वेजेस बढ़ाइए। तो कंपनी देखती है इससे हमारा प्रोडक्ट महंगा होगा और हम मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो ये अपना जो प्रोडक्शन सेंटर है ये कहीं और ले जाती है। फॉर एग्जांपल चाइना ये ले गई, यहाँ पे अब ये प्रोडक्शन कर रही है। कंपनी है USA की, ठीक है, हेडक्वार्टर USA है, और प्रोडक्शन कर रही है चाइना में। इसी तरह से ये रॉ मटेरियल कहीं और से लेती है कंपनी। और मान लीजिए कुछ और सर्विसेज हैं, लाइक यहाँ पे कस्टमर केयर है, या फिर
अदर काइंड ऑफ सर्विसेज है वो किसी और देश से यहाँ से ले रही है। तो इस तरीके से एक कंपनी जो है काफ़ी सारे देशों के अंदर इस तरह से अपना नेटवर्क एक्टिविटीज़ को ऑपरेट कर रही है, और इस वजह से हर देश एक दूसरे देश से जुड़ा हुआ है। तो दिस इज़ द थिंग रिगार्डिंग दीज एमएनसीज। और आज हम देखेंगे आउटसोर्सिंग का जो प्रोसेस है, ये भी एक तरह का आउटकम ही है ग्लोबलाइजेशन का। और इंडिया के अंदर अगर आप बिजनेस प्रोसेस, बीपीओ वगैरह, कॉल सेंटर्स ये देखेंगे तो विदेश की जो कंपनियाँ है वो यहाँ से सर्विसेज हमारी लेती है, क्योंकि अपने देश में अगर वो लेंगी तो उनको महंगी पड़ रही है। वही चीज़, वही क्वालिटी इंडिया के अंदर बहुत कम कॉस्ट पे उनको एक्सेस हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, और स्किल्ड मैन पावर इंडिया में जो अवेलेबल है उसका ये फ़ायदा ले रहे हैं, इंडिया को भी बेनिफिट है। एक कंक्लूडिंग रिमार्क हमने यहाँ पे ऐड किया है, दिस इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस कंप्लीट टेक्स्ट एज वेल। इसकी मैं समरी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। समरी इसकी यही है कि ग्लोबलाइजेशन जो है, ऐसा नहीं है कि सभी कुछ अच्छा रहा या सभी कुछ नेगेटिव रहा, यहाँ पे मिक्स है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ने अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट की हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। अभी अपॉर्चुनिटीज़ को कौन यहाँ पे फ़ायदा ले सकता है? आप देखोगे जो वीकर सेक्शन है या जो छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसका फ़ायदा नहीं ले पाए। छोटे लेवल पे उद्योगों को नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। जो गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शन हैं, उनके पास में इस तरह के रिसोर्सेज नहीं है, तो इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई जिनसे जो फ़ायदा ले सकते थे, इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका ग्लोबल प्रेजेंस बना है, ये सब चीज़ें हैं। तो इस प्रोसेस को और ज़्यादा मतलब एक तरह से इंक्लूसिव किया जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उनको डील किया जा सकता है स्टेट के सपोर्ट से, क्योंकि आज आप देखोगे इंडिया के अंदर जो मेजर सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री, इन सेक्टर को कोई मेजर फ़ायदा नहीं हुआ है अभी भी। ये यहाँ पे चैलेंजेस इनके लिए बड़े हैं। हाँ, सर्विस सेक्टर को ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा हुआ है, हाई इनकम ग्रुप को ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा हुआ है, बट व्हाट अबाउट अदर क्रूशियल सेक्टर्स एंड व्हाट अबाउट द लोअर इनकम ग्रुप? ये थोड़ा सा है, इसलिए ग्लोबलाइजेशन को इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है, और यहाँ पे स्टेट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज़ क्रिएट करे, है ना, जो इंक्लूसिव हों और इससे होने वाले निगेटिव इम्पैक्ट को डील कर सके। तो ये फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहलाया है। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म के अंदर और कुछ रिफॉर्म किए गए, जैसे आप देखोगे कि स्टेट का रोल क्या रहेगा, स्टेट के जो उधार हैं, इनके जो डेट होता है उसको कैसे डील करना है, टैक्स डिवोल्यूशन, स्टेट्स को ज़्यादा पैसा देना, फाइन, सोशल सेक्टर के ऊपर जो हेल्थ एजुकेशन है उस पर फोकस करने की ज़रूरत। फिर थर्ड जनरेशन रिफॉर्म के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रोल को यहाँ पे इंश्योर किया गया। और फिर अभी आप देखोगे ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स आर हैपनिंग, जहाँ पे जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है ना, इसके माध्यम से आप चीज़ें चेंज कर रहे हो, मतलब आउटकम जो है आप बिहेवियर चेंज करके या वो इस तरीके से आप लाना चाह रहे हो। तो ये पूरा एलपीजी रिफॉर्म के रिगार्डिंग ये हमारा चैप्टर था जिसकी हमने चर्चा की। इंपॉर्टेंट है स्पेशली मेंस के पर्सपेक्टिव से, और ये एक ऐसा टॉपिक है कि एलपीजी की आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप पेपर 1, 2, 3, 4 हर जगह पे अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हैं और अच्छा लिख सकते हैं। तो ये पीडीएफ सेशन का इस टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम पे जाके ये नाम आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। काफ़ी सारे फ्री क्लासेस भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जब उस पर क्लिक करेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कीजिए, पुट द कोड RBLIVE टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। क्या बेनिफिट है? टाइम बाउंड मैनर में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, घर बैठे आपको सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स का एक्सेस, एक ही बार फीस देनी है, जितने भी एजुकेटर हैं सबसे आप पढ़ सकते हैं। डाउट सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज, जो मेंस इवैल्यूएशन पार्ट भी इसमें है, आंसर राइटिंग, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं आपके एक ही सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं जिसमें लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट हैं, ये आइकॉनिक की फ़ीस है, और नए बैचेस 25 तारीख से आपके स्टार्ट हैं। 0% EMI ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। जो बच्चे कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हैं 2 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं, और अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, यू विल गेट 1 ईयर एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल ऑप्शनल के लिए भी जा सकते हैं, और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। कॉम्बो में क्या होता है? GS प्लस ऑप्शनल। अब ऑप्शनल सारे इंक्लूड हो गए हैं एक ही बार की फीस में, तो ये आप हो जाते हैं। और ऑफलाइन मॉक टेस्ट अनअकैडमी कंडक्ट करा रहा है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ सेंटर पे जाके अपीयर कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे।